अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार है। ये कुंडली है आनंदीबेन पटेल की। ये गुजरात की पूर्व मुख्यमंत्री। हाँ, गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री थी और कई स्टेट की गवर्नर रह चुकी। हाँ। तो ये इस समय भी कहीं की गवर्नर है। ये हमको लगता है चाहे यूपी की गवर्नर हो, पता नहीं कि। चलो, तो आनंदीबेन पटेल हैं, भूतपूर्व गुजरात की मुख्यमंत्री। ये पहली महिला मुख्यमंत्री थी गुजरात की। हाँ। ये उस समय की बात है जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए दावेदारी हुई थी। हाँ, उसके बाद तो उन्होंने वहां रिक्त किया था पद। तो ये पहली जो है चुनी गई है। आनंदीबेन पटेल की जन्म कुंडली मकर लग्न है और धनु राशि। सबसे पहले आयु की गणना करते हैं। लग्नेश शनि स्थिर में है और अष्टमेश का सूर्य स्थिर में है, अल्पायु हो गई। लग्न चर में है और चंद्रमा द्विस्वभाव भी अल्पायु हो गई। शनि स्थिर में है और चंद्रमा द्विस्वभाव में दीर्घायु हो गई। दो तरह से अल्पायु है। तो इसमें राजयोग देखो, लग्नेश शनि यहाँ 5वें घर में बैठा है। और ये शनि यहाँ पे उच्चाभिलाषी है। तुला इसकी उच्च राशि है। 5 राशि पीछे वृषभ में बैठा है। ये एक राजयोग बनाएगा। राजयोग के साथ साथ ये इनकी आयु भी वृद्धि करेगा, है ना। तो ये जन्म कुंडली वैसे भी मध्यायु के कालखंड में चली जाएगी राजयोग के कारण। अच्छा, पंचमेश का शुक्र इनका 12वें घर में चला गया। ये यहाँ राजयोग नहीं बनाएगा। नवमेश का बुध 10वें घर में आया, एक दूसरा राजयोग बनाएगा। ये बहुत बड़ा राजयोग है, बड़े बड़े राजयोग। हाँ। और बुध यहाँ पे है तो नीचा अभिलाषी, मीन इसकी नीच राशि है, तुला राशि में बैठा है, यानी कि 5 राशि पीछे तुला में बैठा है। लेकिन ये राजयोग बहुत बड़ा है। तो एक ये राजयोग, एक ये, 2 हो गए। चतुर्थेश का मंगल इनका 3रे घर में आ गया और ये मंगल यहाँ नीचा अभिलाषी है। कर्क इसकी नीच राशि है और 4 राशि पीछे मीन में बैठा है। ये कोई राजयोग नहीं बनाएगा। सप्तमेश का चंद्रमा 12वें घर में गया, उच्चाभिलाषी। वृषभ इसकी उच्च राशि है और 5 राशि पीछे धन में बैठा। ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। दशमेश का शुक्र इनका 12वें घर में गया, उच्चाभिलाषी। मीन इसकी उच्च राशि, 3 राशि पीछे धन में बैठा। ये भी कोई राजयोग नहीं बनाएगा। तो 2 राजयोग इनके पास हैं। एक ये लग्नेश का शनि है और एक नवमेश बुध यहाँ पे। 2 राजयोग हो गए। अब धन भाव की स्थिति देखो। धन भाव का मालिक यहाँ शनि बैठा और ये शनि राजयोग कारक भी है। धन भाव की स्थिति भी बढ़िया है, कहीं कोई समस्या नहीं। पति भाव का मालिक चंद्रमा 12वें घर में है शुक्र के साथ। 1 2 3 4 5 राहु से दृष्ट है ये चंद्रमा। तो वैवाहिक संबंध में विवाह बाधा योग, देरी से विवाह होने का योग है नहीं, थोड़ी बहुत समस्याएं विवाह से संबंधित इसमें दिखाई देती हैं, रही होंगी। अब तो उम्र भी इनकी 83 हो गई। अच्छा, संतान भाव का मालिक शुक्र इनका 12वें घर में है। लेकिन 5वें घर पर राजयोग बना हुआ शनि का। तो संतान भाव भी ठीक ठाक है, कहीं कोई हमें समस्या नहीं दिखती। करियर का मालिक शुक्र 12वें घर में गया है ना, तो वो भी उच्चाभिलाषी है। करियर भी ठीक ठाक दिखता है, कहीं कोई समस्या नहीं। इसमें एक प्रॉब्लम हमें दिखती है कि राहु की जो दृष्टि गई शुक्र चंद्रमा पे, ये 12वें घर का, 6ठे घर का, 8वें घर का शुक्र जब होता है और राहु की दृष्टि हो जाए तो शुगर जैसे रोग देने की स्थिति बना सकता है। यही छोटा मोटा। अच्छा, इसमें जैसे अष्टम में राहु है, राहु के महादशा आई होगी जब, तो मानसिक पीड़ा बहुत हुई होगी। हाँ, क्योंकि राहु चंद्रमा को देख रहा है तो वो एक कहीं न कहीं पर एक समस्या देगा वो। बाकी तो हमारे साथ तो ठीक है, बाकी तो कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं दिखती।
पांचवें घर में गुरु शनि है तो धार्मिक महिला ये हाँ रही हैं, पहले से भी रही होंगी। हाँ अच्छा, किसी भी कुंडली के अंदर, इनके पिताजी जो थे वो टीचर थे, किसी भी कुंडली के अंदर हम एक चीज बहुत हम देख रहे हैं जब से ये सब चीजें हो रही कि मतलब आप तो लाखों कुंडलियां पढ़ चुके, किसी भी कुंडली के अंदर एक से ज्यादा राजयोग बन जाए और वो खंडित ना हो रहे हैं, तो वो किसी भी सोसाइटी में पैदा हुआ हो, है ना, वो मिडिल क्लास में हो, अपर क्लास में हो, लोअर क्लास में हो, उसके पास सुविधाएं सारी आ जाती है ना। ये एक बड़ा, हमको ये बड़ा फैसिनेट करता है ये बात कि एक तरफ तो इंसान ये कहता है कि मेहनत से हर चीज होती है, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो लोग मेहनत करते हैं उनकी कुंडली के अंदर राजयोग नहीं है तो उनको कुछ नहीं मिल पाता। नहीं तो कर्म, भाग्य के साथ कर्म भी जुड़ा है ना। ऐसा तो है नहीं कि केवल कर्म करने से सब कुछ हो जाएगा या केवल भाग्य ही प्रबल होगा तो सब कुछ हो जाएगा। दोनों चीजें जरूरी हैं। सारे सक्सेसफुल लोग अपने वृद्धावस्था में ये बात बोलते हैं कि हमने मेहनत तो की लेकिन हमारा भाग्य प्रबल रहा। वो कहते हैं बिना भाग्य के हमको नहीं मिला ना, सारे लोग बोले ये बात। वो तो जरूरी है, भाग्य के साथ कर्म दोनों जब जुड़ेंगे तब जाकर के जीवन में अच्छी सफलता मिलेगी। अच्छा, एक चीज बताइए, हम बहुत दिन से एक डिस्कशन नहीं किए कि अगर कुंडली के ऊपर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई डिफेम की प्रॉब्लम चल रही है कि जिसमें डिफेम होने के चांस बन रहे हैं, और उसको कोई दूसरा एस्ट्रोलॉजर ये समझाए कि इस तरीके के काम ना करो, इसकी वजह से डिफेमेशन हो सकता है, फिर भी वो इंसान उस दिशा में क्यों जाता है? ये बहुत बात है महत्वपूर्ण। होता क्या है, कर्म का चक्र टूटेगा कैसे, है ना। अब यहाँ ज्योतिष के साथ अध्यात्म जुड़ जाएगा। कर्म का चक्र साधारण अगर किसी ज्योतिषी ने बताया कि जाओ ये उपाय करो, है ना, तो ये ठीक हो जाएगा, है ना। लेकिन साधारण किसी ज्योतिषी के बस में तो है नहीं कि इसके उपाय बताने मात्र से ठीक हो जाएगा या वो व्यक्ति करेगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक बात है ना। यहाँ पे बात आती है वही कि अगर कोई आत्मज्ञानी है ना, तो साधारण व्यक्ति के वाणी में और आत्मज्ञानी के वाणी में जमीन आसमान का अंतर होता है। ठीक है। साधारण व्यक्ति सुझाव देता है किसी चीज की रेमेडी का। ठीक है। आत्मज्ञानी आदेश देता है उसकी आत्मा को, है ना, कि ऐसा करो, है ना। आत्मा विवश होकर के वो करती है। अच्छा। जो आत्मज्ञानी रेमेडी देता है और उसका कार्य हो जाता है ना। तो वहां पे ये चीज काम करती है। अभी हम बताइए। प्राचीन काल में इसीलिए तो पाराशर जैसे महान ऋषियों ने क्या बताया कि ज्योतिष शास्त्र गुरुकुलों में जब पढ़ाया जाता था तो उसमें से विद्यार्थी छांट लिए जाते थे। अच्छा। कि किसको पढ़ाना है किसको नहीं पढ़ाना। किसको ज्योतिष शास्त्र की विद्या देनी है किसको नहीं देनी। अच्छा। तो ज्योतिष शास्त्र चूंकि प्राचीन काल में ब्राह्मणों के अधीन थी विद्या, तो ऋषि जब देते थे तो ब्राह्मण बच्चों में से छांट लेते थे। अच्छा। वो ये देखते थे कि कौन सा बच्चा सत्यनिष्ठ है। अच्छा। है ना। सदाचारी है, अपने संकल्प में दृढ़ है। अच्छा। ठीक है। कि वो जो कहेगा वो होगा। उसको फिर पहले वो ब्रह्म विद्या सिखाते थे। अच्छा। आत्मज्ञान की विद्या, है ना, ध्यान, योग, प्राणायाम, है ना, वो विद्या सिखाते थे। जब वो ये देख लेते थे कि आत्मनिष्ठ है तब उसको ज्योतिष शास्त्र बताते थे कि अब इसका ज्योतिष शास्त्र फलित होगा, वरना वो फलित नहीं होगा। तो ज्योतिष शास्त्र पढ़ना एक अलग सब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज वो होती है ना कि फलित करने की सामर्थ्य कहाँ से आती है।
फलित करने की सामर्थ्य केवल आत्मनिष्ठ व्यक्ति में ही हो सकती है। ये एकदम वैसे है जैसे मेडिकल साइंस में एक डॉक्टर ऐसा होता है जो हाथ लगाता है पेशेंट को और पेशेंट ठीक हो जाता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं कि जो इतना इलाज करते रहते हैं फिर भी नहीं ठीक होता, जबकि सेम डिग्री होती है, सेम डिग्री सेम पढ़ाई। तो वो होती, तो ये होती संकल्प। क्योंकि 8 सिद्धियों में एक संकल्प सिद्धि होती है। संकल्प सिद्धि है। तो प्राचीन काल में गुरुकुलों में पहले ब्रह्म विद्या सिखाई जाती थी। जब ऋषि देख लेते थे कि इन विद्यार्थियों का वो संकल्प दृढ़ हो गया है नहीं, तब उनको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान देते थे। तो इसीलिए तो प्राचीन काल में देखो गिनती के जो है उनके शिष्य ऋषि निकले हैं जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत। अन्यथा कहाँ निकला? गिने चुने ज्योतिषी दिखते हैं इसमें ज्योतिष शास्त्र में। अच्छा, एक चीज और बताइए इसी से रिलेटेड है कि जैसे वही जो जैसे किसी हॉरोस्कोप के अंदर मान लीजिए डिफेमेशन का योग बन रहा और किसी आत्मज्ञानी ने सुझाव दिया कि ये काम इस तरीके की बजाय इस तरीके से करो, और वो इंसान शुरू में न करके धीरे धीरे क्रमिक विकास में पता नहीं कैसे वो करने लग गया, आत्मज्ञानी के सुझाव को मानने लग गया, तो वो डिफेमेशन से धीरे धीरे बचने लग गया। तो क्या अगर हॉरोस्कोप के अंदर डिफेमेशन का योग है तो क्या 1% भी डिफेमेशन नहीं होगा, पूरा बच जाएगा? या वो जितनी देर उस आत्मज्ञानी के साथ रहेगा उतनी देर ही डिफेमेशन से बचेगा, जैसे आत्मज्ञानी हटेगा वहां से? नहीं। क्या सीन है? आत्मज्ञानी देखने में तो वो उपाय बताता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में वो क्या करता है, अपनी शक्ति प्रोजेक्ट करता है, पावर ट्रांसफर करता है। ठीक है। अब सीधी सी बात है कि एक बिल्कुल शुद्ध आत्मा का संकल्प ट्रांसफर हो गया किसी जिसका डिफेम होना है, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर, तो उसका जो कर्म का साइकिल है डिफेम का वो हट जाएगा, टूटेगा, हटेगा है, वो कट जाएगा। ठीक है। अच्छा, चूंकि आत्मज्ञानी सीधे सरल भाषा में इसको ये कभी नहीं बताएंगे कि हमने किया है। ठीक बात, ठीक है ना, तो परमात्मा को दे देंगे सब। क्योंकि उसमें बात आएगी अहंकार की, और ज्ञान में अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है ज्ञान का। गीता में कहा भी भगवान ने, है ना। तो क्या करता है वो, इसको चेंज कर देता, कहता अच्छा जाओ तुम ये उपाय करो, ठीक हो जाएगा। जबकि ठीक उसने उसी क्षण कर दिया जिस समय उपाय दिया था। ठीक बात, ठीक है। और तो इसमें और तो ठीक ठाक है। अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अब चेतन में न पड़ी हूं तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको